अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ मॉडल पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इसके इंतज़ार में थे कि सर मॉडल पेपर सॉल्व करा दें आप, तो 1 बाई 1 जा रहे हैं JJC बाई सर जवाद चैनल पर। आप लोग उसको कैचअप करें जो जा चुके हैं। अपने साथ जो है हाइलाइटर और बुक रख लें। आज मैं आपको MCQ समझा के थोड़ी कराऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह सेक्शन B और C के समरी भी बताऊंगा और उसके जो हिले हुए सवाल हैं उसके सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा, आवाज़ भी मेरी सुन लीजिएगा और देख भी लीजिएगा जितना मैं नजर आऊँ। 20 MCQs हैं। अब तो ये आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि 20 MCQs मैथ्स के पेपर में और पेपर के आखिर में 20 मार्क्स और 20 मिनट्स एंड ऑफ पेपर में मिलेंगी। बस ये ध्यान रखिएगा। और OMR शीट पे मिलेगी, ये याद रखिएगा। और ई शीट नहीं होगी मैथ्स के पेपर में, ये याद रखिएगा। जिसका बड़ा चर्चा है कि ई शीट वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में इंशाल्लाह। एंड ऑफ पेपर का मतलब है कि 20 मिनट के लिए आपको मोर लाइकली 12:10 से 12:30 PM तक दी जाएगी, क्योंकि पेपर 9:30 से 12:30 बजे तक होगा आप लोगों का फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का साइंस ग्रुप का और कंप्यूटर, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग तीनों। पहली MCQs जो है वो चैप्टर नंबर 1 की है, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि अगर IN यानी I की पावर N जो है वो अगर 1 हो तो N क्या होगा। अच्छा, जो MCQs मैं समझाऊंगा काइंडली उसको समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, इस पेपर में ज़्यादातर MCQs एक्सरसाइज की नहीं हैं, जो इस बात का सबूत है कि पेपर अगर ऐसे ही आया बोर्ड में तो कुछ स्टूडेंट अच्छी फीलिंग नहीं लाएंगे। तो ज़रा समझ के कीजिएगा MCQs को जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहली MCQs में वो कह रहा है I की पावर N, ठीक है। अब आंसर इसका 1 है। अब आपको पता होना चाहिए पहले कि आयोटा जो है वो √-1 होता है, तो इसका मतलब है कि आयोटा स्क्वायर हो गया रूट का हट के -1, ठीक है। अब लेकिन उसने 1 दिया हुआ है। अब इसका मतलब हो रहा है कि अगर ये आयोटा 4 होता तो हम इसको लिख सकते थे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, बोले हाँ, तो इसका मतलब हो जाता -1 का स्क्वायर यानी 1, क्योंकि अगर ये N1 होगा, तसव्वुर करें N1 होगा तो आयोटा ही हो गया। आयोटा तो 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में 1 हमें चाहिए। आयोटा क्यूब अगर कर देंगे तो उसको हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो माइनस आयोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही बचा कि पावर 4 वाला जो है हमारा 1 दे सकता है। तो समझ के किया तो आधे से 1 मिनट लगा, लेकिन दिमाग क्लियर हो गया। दूसरी MCQs भी इसी चैप्टर की है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। इससे ये पता चला चैप्टर 1 की 2 MCQs आएंगी, पेपर पैटर्न भी पता चलता रहेगा आपको। अब सेकंड MCQs में वो कह रहा है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसका मॉडुलस बताएं Z1 Z2 का। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो पहले हम इसमें Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा और 1 - आयोटा को जल्दी से। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 और ये मॉडुलस में है, और -3 आयोटा स्क्वायर। सही है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो तेज़ी से करना है। तो ये हो जाएगा 2 + 3 - 2 कितना होता है बेटा, प्लस का 1 और -1 रख देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका 5 + आयोटा। अब मॉडुलस का मतलब होता है रूट में स्क्वायर का सम, तो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है ना बेटा, आयोटा मत रख दीजिएगा कभी स्क्वायर में। ये हो गया 25 + 1, 26 वाला ऑप्शन ढूंढें जल्दी से।
सामने नज़र आ गया थर्ड ऑप्शन यानी √26। समझ रहे हैं ना? देखिए समझेंगे तो मज़ा भी आएगा, एंड तक आप लेक्चर भी लेंगे। स्क्यू हार्मिशन ये है जनाब चैप्टर नंबर 2 आ गया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। अगला भी जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 2 चैप्टर बन गए, 2 चैप्टर 2 की। अच्छा ये थ्योरी है, थ्योरी तो आप याद कर लें। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स जो होती है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा बोलें 0 होते हैं। अच्छा ये डेफिनेशन ज़रूर याद कीजिएगा, एक डेफिनेशन आने का चांस है, जैसे स्क्यू हार्मिशन की पूछ ले, हार्मिशन की पूछ ले, नील पोटेंट की पूछ ले, आइडेम पोटेंट की पूछ ले। आगे कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक कम हो नंबर ऑफ रॉस से, यानी ये तो क्या होगा, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि रैंक का मतलब होता है नॉन ज़ीरो। वैसे ये सेक्शन बी में एक सवाल भी आया है, उसमें भी मैं बता दूंगा। नॉन ज़ीरो होती है ना, नॉन ज़ीरो रॉस जितनी ऐसी रॉस है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब वो रॉस ज़्यादा हो और रैंक कम, लेकिन अगर कभी ग्रेटर होता है तो ये चैप्टर 2 की तकरीबन दोनों थ्योरी जैसी आ गई। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स की भी दो आ गई। इसमें कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, अगर ये वेक्टर्स से रिप्रेजेंट हो रहे हो ए और बी, तो बताएं इसका मैग्नीट्यूड क्या शो करेगा। तो ये आप लोगों ने किया है थ्योरी में मेरे साथ। ये एरिया ऑफ पैराग्राम शो करता है, एरिया ऑफ पैराग्राम, ये भी एक तरह की थ्योरी हो गई कि एरिया ऑफ पैराग्राम शो करता है अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें। लेकिन साइड पे लिखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हो तो ये हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है जी। अब लोग सोचेंगे सर आप इजाफी क्यों बताने लग जाते हैं, जो मेन है बस वो बताएं। तो बेटा सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थोड़ी आगे एप्टीट्यूड है, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको ही फ़ायदा देगी। तो सर वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं, समझाने का फ़ायदा आपका ही है। पहलो पाइप्ड जो होता है ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आता है, जो आपने 3.6 में पढ़ी है, सही है। लेकिन ये वॉल्यूम देता है, एरिया नहीं देता है, ये ध्यान रहे। ये दोनों एरिया देंगे। और टेट्राहेड्रॉन भी चैप्टर नंबर 3 की 3.6 में 1/6 करके जो फॉर्मूला था, सही है। आगे एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, ए डॉट बी 0 है, हिंट है ये बहुत बड़ी। तो इस बुनियाद पर आप ए और बी बनाएं। तो अब ज़रा आप इसमें ये समझें पहले एमसीक्यू नंबर 6 में ए डॉट बी 0 कब होता है, यानी ए बी कॉस थीटा 0 कब होता है, यानी जब कॉस थीटा 0 हो। 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगी ना बेटा, बोलें वेरी गुड। अब कॉस थीटा 0 कब होता है, यानी जब थीटा 90 परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हुए तो हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तब ये हिंट जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि अब ए क्रॉस बी जो उन्होंने पूछा है, अब मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ ए बी साइन थीटा। अच्छा एक स्टूडेंट सोच रहा है कि सर ये लाइन से चैप्टर और लाइन माइंड
वन का क्यूब होता है 8 का क्यूब 2 का क्यूब होता है 27। ये मतलब बन रहा है कि अगर मैं 1 का क्यूब करूँ तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करूँ तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करूँ तो 27 आएगा एंड सो ऑन। ट्रेंड मिल गया मुझे। तो एन को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, अगर वो सीक्वेंस आता जाए तो समझ जाएँ कि ये हमारी जर्नल टर्म क्वेश्चन की एन टर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये हुआ, कभी वो और कोई सीक्वेंस है तो आप ऑप्शन के अंदर जल्दी जल्दी एन को 1 2 3 रख के देखेंगे, जिससे वो सीक्वेंस हो जाएगी, वो ऑप्शन हो जाएगा। समझने बात। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? जो कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का मतलब जो टेंड्स टू 0 और एक डाइवर्जेंट होती है। ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट हो गई। सवाल में से डाइवर्जेंट हुआ है, डाइवर्जेंट जो है वो कब आती है? कब आती है? जब इसका आर जो है 1 से छोटा हो और इसका आर जब 1 या 1 से बड़ा हो। तो अब डाइवर्जेंट का थीम बन गई आपकी कि जिसका आर 1 से बड़ा हो, 1/2 ये 1/3 कहलाता है, यानी कि ये भी 1 से छोटा है। वो कह रहे थे सम ऑफ नंबर से लेकर 20 तक, मतलब कितने गिनने 2 3 4 5 6 7 8 करके 3 3 4 5 6 7 8 9 कभी जल्दी से गिने कितने हो गए 12 3 तक, 3 से लेकर 20 तक काउंट करने कितने आएंगे। उसके बाद अगली जो दो हैं भाई ये चैप्टर 6 छोटा चैप्टर 6 यानी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। यानी क्वाइन है उसको 9 मरतबा जो है वो 5 सेट आ गए और 4 सेट आ गए। 9 इसकी जो है टॉस है और 5 और 4 इसके जो है हेड और टेल है। इसको बस कैलकुलेटर में डाल दें, इसका मतलब होता था 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। कह भाई 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ये डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आया भाई 126। कुछ समझे? लेकिन सवाल एक ही क्वाइन को इतनी मरतबा टॉस किया 9 मरतबा, ऑप्शन 126 4। एक सिंगल 6 साइडेड डाइस है, उसको एक दफ़ा जो है थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सही है। इवन नंबर हासिल करना है तो इवन जो है उस डाइस पे 2 4 और 6 ही होगा। छक्का जो होता है लूडो खेलियो आप लोगों ने, तो भाई इसका मतलब एक प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। तभी ये मुमकिन है कि बाकी भी इवन नंबर हैं। ऑप्शन नंबर 4 आसान एमसीक्यूज भी आ रही है, ठंडी गर्म मिक्स चल रही है। 7 चैप्टर आ गया जिसका नाम था मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम। वो कह रहा है कि इसमें जो पी अब ये देखें थ्योरी में से दी है उसने, एक्सरसाइज में नहीं है ये। पी से काफ़ी सारे स्टूडेंट पॉलिनोमियल समझेंगे, जबकि इसका मतलब प्रोपोजिशन होता था, क्योंकि जर्नल प्रोपोजिशन फॉर्मूले होते हैं उनको हमें प्रूव करना होता है कंडीशन के साथ। चैप्टर नंबर 7 में एक देखें मैथमेटिकल इंडक्शन की चालू और एक बाइनोमियल थ्योरम। ये कह रहे फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होगी। अब देखिए ये पूरे पूरे सवाल होते थे। 7.3 में ये था, इसका ट्रिक होती है ये, इसका तरीका बताऊं, n माइनस आर प्लस 1 शुड बी लेसर देन 0। अब n को 7/2 रखें जल्दी से, 7/2 प्लस 1 माइनस आर कितना हो गया 9/2। ये उधर जाके ग्रेटर लेस देन आर हो जाएगा। अगर 9/2 आर से छोटा है तो आर यानी 9/2 से बड़ा है, और 9/2 मतलब 4.5 से बड़ा है यानी 5 सही है। एन जो होता था वो आर प्लस 1 होता था, यानी नंबर ऑफ टर्म जो होती थी वो एक ज़्यादा होती थी आर से।
तो इसका मतलब 5 से जो बड़ी एक और टर्म होगी वो कौन सी होगी भाई, बोलें छठी टर्म। आसान से इसकी टेक्निक ये हुई शॉर्ट है कि आपके पास ये जो पावर होगी ये n होगी, इसमें जल्दी से n-r+1 के फॉर्मूला रखें, जो आएगा ना उससे नेक्स्ट इंटीजर जो होल नंबर होगा उससे एक बढ़ाकर हमारी नंबर ऑफ टर्म आएगी। जब ये 6 आया तो 6 ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अभी पावर वो कर देगा 5/2, 3/2। अच्छा हमेशा यहाँ पे पावर अपॉन वाली होगी तभी वो नेगेटिव टर्म देगी, सही है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 8 आ गया, फंक्शंस एंड ग्राफ्स डोमेन। ये तो एकदम बच्चों वाला बताएं जल्दी। वो कह रहे हैं कि तमाम रियल नंबर हो इसके अलावा, यानी ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाए, वैनिश हो जाए, उसके अलावा। अब जल्दी से सोचें क्या होगा। x को क्या रखूं, x² - 9 ज़ीरो के बराबर ना हो तो ये, तो x² 9 के बराबर ना हो, सही है, यानी x ± 3 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर 3 रख दिया तो 9 - 9 ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन में अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, और -3 रख दिया तो उसका स्क्वायर भी, माइनस वाले का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस वाले का भी प्लस होता है, तो इसका मतलब ±3 जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आखिरी लास्ट ऑप्शन। अच्छा एक स्टूडेंट जो है वो यही याद कर लेता है कि यार ज़्यादातर लास्ट ऑप्शन है ना तो वही आते रहेंगे। तुक्के नहीं मारो बेटा, तुक्का आखिरी ऑप्शन रखा करो, समझ के करो। जैसे अब देखो मुसलसल लास्ट ऑप्शन आ रहे हैं तो अब दिमाग में आगे लास्ट ऑप्शन ही का तुक्का मार दूंगा अगर मुझे नहीं आ रही होगी। ऐसा नहीं करो बेटा। 9 चैप्टर हमारा रिड्यूस हो गया है, तो अब उसके बाद उसने पूछा कि कितने, तो लेकिन ये भी 8 का ही उसने दिया है अभी, जो हमारी ग्राफ वाली एक्सरसाइज थी। कह रहे हैं कि एक लाइन और एक पैराबोला कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा है मेरे साथ ग्राफ वाला, तो एक पैराबोला ये है और लाइन ये है, कितनी जगह इंटरसेक्ट करा बताएं। हमेशा 2 ही जगह करेंगे, 1 और 1 2 पॉइंट, ना 3 ना 1 ना 5, हमेशा पैराबोला। लेकिन लाइन और लाइन पूछे कभी, लाइन और लाइन वो एक जगह करेगा, सही, ओनली सिंगल पॉइंट। तो अब उसने पूछा था कि पैराबोला और लाइन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। हो गया धोखा। देखिए फोर्थ ऑप्शन के बाद थर्ड ऑप्शन आ गया। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसके अंदर हमने डबल एंगल, हाफ एंगल और आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। 2 cos² θ - 1 एक फार्मूला होता था। 2 cos² θ - 1 = cos of 2θ, याद आया। अब यहाँ पे है θ/2, तो इसका मतलब है कि ये अगर θ/2 हो तो इस देखिए थीटा का डबल 2θ, थीटा का डबल 2θ, तो θ/2 का डबल करें क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। गेम ये बनी कि जब भी यहाँ पे कोई एंगल दे उसका डबल वाला जो बनकर आ रहा हो वो ऑप्शन में ले लें। तो हाफ का डबल कितना होता है 1, तो cos θ। अब देख रहे हैं गड़बड़ हो रही है। आखिरी ऑप्शन चलते चलते सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट। अब ये सेटिंग नहीं बना लीजिएगा कि इससे अगले वाले का फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ये सेटिंग मत बना लीजिएगा कि अगले का ऑप्शन फर्स्ट आएगा। देख भी लेते हैं भाई, जो बच्चे ये फॉर्मूले बना रहे हैं कि MCQ, उसकी मुझे ट्रिक आ गई कि कौन से का कौन सा ऑप्शन होगा। एक सर्किल, चैप्टर नंबर 11, सर्किल्स एसोसिएटेड विद ट्राइंगल, जो एक साइड को एक्सटर्नली टच करता हो और एक्सटेंडेड साइड को 2 दफ़ा टच करता हो। वैसे तो ये डेफिनेशन है, फिर भी दिखा देता हूँ जल्दी से। ये एक ट्राइंगल है, तो इस तरह का सर्किल, ये देखें एक्सटर्नली एक जगह टच किया और ये एक्सटेंडेड जो साइड थी इसकी, क्योंकि ये साइड ओरिजिनल है, उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड साइड को 2 दफ़ा टच किया, तो ये कहलाता था ई सर्किल, एक्सक्राइब्ड सर्किल। इन सर्किल जो होता है वो ऑल साइड्स इंटरनली टच करता है, इसको इन सर्किल कहते हैं, सही है। और एक सरकम सर्किल होता है जो तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के सर्किल पर से गुजर रहे होते हैं या सर्किल पर लाई कर रहे होते हैं, ये होता है सरकम सर्किल। सारा एक साथ बता दिया, इन सर्किल, ई सर्किल और सरकम सर्किल, यानी जिसका रेडियस स्मॉल r होता था, कैपिटल R होता था और स्मॉल r1, r2, r3 होता था। ऑल इन वन पैकेज मिल रहा है JJC में, कुछ कर रहे हैं। तो ये हो गया जनाब स्क्राइब्ड सर्किल। धोखा हो गया, चौथा ऑप्शन आ गया फिर, वरना अभी पहला आ रहा था ना, बच्चे जो सेटिंग बना रहे थे। चैप्टर नंबर 11, ये तो फॉर्मूला है, जल्दी से बताएं भाई। इंस्क्राइब्ड सर्किल यानी R का फॉर्मूला क्या होता है, ΔS। फॉर्मूले वाली एक MCQ ज़रूर आएगी, कर लीजिएगा पूरे बुक के फॉर्मूले।
हाफ एंगल वाले का आ सकता है, डबल एंगल वाले का आ सकता है। आखिरी दो हैं चैप्टर नंबर 12 की, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अंदाज़ा हुआ तकरीबन हर चैप्टर की दो MCQs आ रही हैं सवाए चैप्टर नंबर 5 के। पीरियड, टेंजेंट का ओरिजिनल पीरियड होता था बेटा पाई। तो ये ट्रिक होती है कि जितना एंगल हो ना उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो। अब जैसे ये पाई है, उस वक्त जब यहाँ पे x है, तो अब अगर इसको 2x करेंगे तो π/2, 3x करेंगे तो π/3। और इस तरह साइन कॉस वाले का पीरियड 2π होता है, उसमें अगर जो है कभी 2x 3x करे तो उसको रेसिप्रोकल करते जाइएगा कि 2x का मतलब अपॉन में बोलें 2π/2 हो जाएगा, फिर 3x का मतलब 2π/3 हो जाएगा, डिवाइड यानी कंट्रास्ट में चलेगा। तो अब 3 का उल्टा कंट्रास्ट में चला, यानी यहाँ π/3 रेसिप्रोकल करना है, बस ये ट्रिक याद रखिएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा π/3 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखा फर्स्ट ऑप्शन इसका था ना, इसका आ गया। ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, दिमाग से भी कर सकते हैं। कॉस इन्वर्स हाफ होता है बेटा 30 डिग्री और कॉस 30 होता है √3/2। बस डेसिमल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर से भी करेंगे तो फ्रैक्शन वाला करेंगे, कॉन्जुगेट वाला भी नहीं कीजिएगा। ऐसा वाला कभी जो है आंसर मत दीजिएगा जिसके अंदर अपॉन में ये यानी इस तरह आ रहा है √3/2, ये सही है। कैलकुलेटर से मांगते हैं वो ये दे देता है, ये वाला यूज़ कभी मत कीजिएगा साइन 45 का या कॉस 45 का। ये MCQs हो गई, चले गए वो भाई सेक्शन B और C और उसके इम्पोर्टेंट सवालात की फहरिस्त। रुकें भाई रुकें, जल्दी में लग रहते हो आप लोग हमेशा। सही से नोट कीजिएगा, इसको मार्क कर लें अपने साथ बुक में, फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस पेपर के तौर पे ये बहुत अच्छा पेपर है मॉडल पेपर। ये समझ लें कि मॉडल पेपर से वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ज़रूरी नहीं है, इससे प्रैक्टिस और वेटेज पता चलता है कि किस चैप्टर के कितने सवाल आने का वेटेज है। अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक से लिखा है, ये जैसे ब्लैक है, ये ब्लैक है, इस ब्लैक का मतलब होगा कि ये थोड़े हिले हुए सवाल या एग्जाम्पल के सवाल हैं, और जो रेड से इसका अंदर वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू एक्सरसाइज में से हैं। एक चीज़ शुरू में ही बता दूं, रिव्यू एक्सरसाइज आप नहीं करें कोई मसला नहीं होगा, रिड्यूस सिलेबस में रिव्यू एक्सरसाइज आप स्किप कर सकते हैं 2025 में। लेकिन एग्ज़ाम्पल कहीं कहीं आ रही है तो स्टैंड बाई में वो जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम्पल के 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बुक की सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पॉसिबल हैं। ये सब बता रहा हूँ कि जिनका जितना दिल डूब रहा है सॉरी, जिसका जितना स्टूडेंट परेशान है या कमज़ोर है या वट एवर, या टाइम की कमी की वजह से वो परेशान है, वो इसको मैनेज कर ले। पहला सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आया है, लेकिन ब्लैक से इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 20 पर उसने ये फैक्टर्स का सवाल दिया हुआ है, सही है, लेकिन यहाँ पे उसने सॉल्व लिख दिया है। तो अब ज़रा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको संभालें, पेज नंबर 20 खोलकर कि क्या चीज़ की हम एडजस्टमेंट करेंगे, वरना इस 4 मार्क्स में से वो 1 नंबर आपका काट देगा। शिकारी बैठा हुआ है, 1 नंबर फटाफट काट देगा कि इसने बुक से छापा है। जैसे अब ये देखें, ये मैं बुक खोल दी आपके सामने, पेज नंबर 20, इस सवाल को देखें, ये नज़र आ रहा है, बी नज़र आया। अब गौर से देखें, इसमें वो फैक्टर्स बनाने कह रहा है, नज़र आ रहा है, इसकी हेडिंग क्या है, रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यानी इसका आंसर देखें ज़रा, ये फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर। सॉल्यूशन का मतलब होगा कि इसके अंदर से आप वैल्यू निकालेंगे, यानी ये जो 3 z z z करके आया ये इसका सॉल्यूशन आया, यानी ये z2 प्लस आयोटा, z2 माइनस आयोटा, ये नज़र आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये जो 2 हुए इसके सॉल्यूशन हो गए, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। अब जो उसने लिखा कि हैंस द 3 फैक्टर्स आर दिस दिस एंड दिस, नज़र आया। आप ये नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये जो कर रहा हूँ ये जल्दी से अपने पास करें भाई, बाकी पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही रखिएगा। यहाँ पे पहुँच के आप लिखेंगे सॉल्यूशन जो इसका क्या हो गया, इज़ z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड z इज इक्वल टू -1, क्योंकि एक जो पहला ट्रायल फैक्टर होता है हमारा जो आया था, यहाँ पे देखें अगर ये जो आया डिवाइड करके
सिंथेटिक डिवीजन से। ये क्या है z+1 नज़र आया, इससे जो हमारा डिवाइड करके आया z+1 नज़र आया। तो इस z+1 को जब 0 लेंगे तो उससे क्या बनेगा z-1। इस तरह इसका आंसर रिप्रेजेंट होगा। अगर आपने फैक्टर्स बना दिए तो वो कहेगा बुक लेके गए हो, फर्रा चला रहे हो, माइक्रो बना रहे हो, 1 नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस सवाल में बारीकी थी इसलिए बता दी। तो JJC से फ़ायदा उठाएँ। JJC को अगर अभी तक आपने रेफ़र नहीं किया है करें, और इससे PDF नोट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात के या तमाम सब्जेक्ट्स के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के टारगेट गेस्ट पेपर अभी तक बाय नहीं किए तो कर लें। इसके बाद जो है 2.4 का लगा हुआ सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस करें। रैंक वाला सवाल ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी आज की वीडियो में, मेरे साथ रहें। अच्छा, इसके बारे में मेरा थोड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए इस पर सर्किल लगाया कि एक ही पेपर में एक जैसे 2 सवाल नहीं आ सकते। जैसे रिड्यूस एचेलॉन का यहाँ पे भी हो, इन्वर्स या गॉस जॉर्डन या गॉस एलिमिनेशन, और यहाँ पर भी हो, ये मेरा दिल नहीं ठुक रहा है। आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल लगा हुआ सवाल बड़ा 2 लाइन का है, करिएगा चैप्टर 3 का, कि एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, 3.4 में मौजूद है। उसके बाद प्रॉफिट वाले ये सवाल भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल होता है। 4.9 बहुत एक्सपेक्टेड चल रही है, इसकी प्रैक्टिस करें। ये सेक्शन C में भी आ सकता है 4.9, और सेक्शन B में भी आ सकता है। मल्टीपर्पज़ एक्सरसाइज है, तैयारी करें। 5.4 अक्सर स्टूडेंट 5.1 और 2 और 3 की तरफ जा रहे हैं इंपॉर्टेंट में। मॉडल पेपर वाले ने 5.4, तो ये 5.4 में से दे दिया है, लेकिन अक्सर जो है 5.1 to 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा, तो इसमें थोड़ा सा 50-50 है कि ये आ भी सकता है, प्रैक्टिस में थोड़ा बाद में रखिएगा। 6.3 का, और मैं भी 6.3 इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज, लेकिन 6.2 को भी स्टैंड बाई में रखें। एक मैथमेटिक्स ज़रूर आना है, डिविजिबिलिटी वाला दिया उन्होंने, लेकिन ऊपर का क्वेश्चन 1 भी करके रखें। 8.2 का रेंज डोमेन और उसका प्रूफ का सवाल जो इन्वर्स का होता है, ये बहुत एक्सपेक्टेड है, इसकी प्रैक्टिस करें। ये 10.4 में प्रूफ का आखिर में सवाल है, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिस करें। यानी ये डबल टिक का मतलब ये एक्सपेक्टेड हैं, इसको सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लें। 11 चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएंगे, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, ये ख्याल रखें। और चैप्टर नंबर 7 में से 1 शॉर्ट आएगा, 1 लॉन्ग आएगा, तो ये वेटेज भी अपने पास लिख लें। प्रूफ का सवाल ये आइडेंटिटी वाला 11.4 का बिल्कुल पक्का लगा हुआ सवाल, और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, मैक्सिमा मिनिमा वाला, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन जिस पे सर्किल लगाएं, ये मैं इसके सॉल्यूशन आज ही दूंगा, उसको ज़रा संभालिएगा। इन्वर्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग दिमाग बना रहे हैं गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन ही आएगा, ज़रूरी नहीं है। देखिए इन्वर्स में भी इसकी प्रैक्टिस होती है गॉस एलिमिनेशन की, तो हम इसकी भी प्रैक्टिस में रखें। ये देखें एग्जाम्पल का दिया है उसने, जो कहते हैं एग्जाम्पल का चांस है, बिल्कुल है। उसके बाद ये सवाल अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। ब्लैक से इसलिए नहीं लिखा है कि ये बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वर्ड टू वर्ड, सही है। अनएक्सपेक्टेड को मैं सर्किल कर रहा हूँ, रेड का मतलब तो ये है कि वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है। 6.4 प्रोबेबिलिटी का सवाल बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। 7.3 मैथमेटिक बाइनोमियल का भी इंशाल्लाह ज़रूर। चूँकि 12.5 रिड्यूस हो गई है तो 12.4 को बहुत भारी हाथ रखें, और ख़्याल रहे 12.4 एक्सरसाइज जो है ये सेक्शन बी में भी आ सकती है, सी में भी। सी में तो बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग चांस है। ये जो आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये फार्मूला प्रूव आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, फंडामेंटल लॉ, ये मैं आज के सॉल्यूशन में भी आपको दूंगा। और ये 8 चैप्टर का एक लॉन्ग जो कि ग्राफ का है, और इन्होंने हल्का वाला ग्राफ दिया है, देखें दोनों स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ दे दिया है, वरना पैराबोला वाला ग्राफ भी हमारे सिलेबस में है। इसी के सवाल को क्वेश्चन 4 के ऊपर नीचे वाला देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 2, उसमें पैराबोला के साथ ये वाली लाइन है जो MCQs में मैंने अभी बताया था। लेकिन दोनों की तैयारी रखें। अब मैं आपको जो है आखिर में जल्दी से वो 4 सवालों के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, और थोड़ा सा समझा के, तो ज़रा तरीके से बच्चों रमज़ान की मुबारक घड़ियों के बाद जो है ईद के बाद बहुत लंबी ईद नहीं मनाएं, तैयारी करें और भरपूर अंदाज में A1 ग्रेड लाने की कोशिश करें। अब जो सवालात हैं भाई 4, उसमें से 1 लॉन्ग का है, 2 लॉन्ग के हैं और बाकी शॉर्ट के हैं। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन तो कर दिया है, इसकी सिर्फ तस्वीर खींच रहे हैं, तो मज़े की बात नहीं कर रहे हैं आप।
रैंक मालूम करना है। रैंक निकालने का तरीका ये होता है बेटा कि वो बोलेगा आपके कि इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दो या रिड्यूस एचेलॉन में। सही है, एमसीक्यूज में बता चुका हूँ कि रैंक का मतलब है नॉन ज़ीरो रॉज की तादाद। रैंक होती है नॉन ज़ीरो रॉज, ठीक है, यानी जितनी ऐसी रॉज हैं जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो। अब इसका तरीका क्या होता था भाई, याद है? सबसे पहले तो इसको ए नाम रख दें, फिर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन करना है। अब यहाँ पे हमें टारगेट क्या होता था, इसके नीचे 2 ज़ीरो चाहिए, फिर लीडिंग एलिमेंट जो सेकंड का आएगा, सेकंड रॉ का पहला, वहाँ पे 1 चाहिए, उसके ऊपर नीचे वाले 2 ज़ीरो चाहिए होंगे, और फिर थर्ड रॉ का पहला लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए होगा। ये है एचेलॉन। रिड्यूस एचेलॉन में ऊपर नीचे वाले सारे ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे हमें टारगेट हुआ कि हमें इस वाली जगह को 1 बनाना है। तो अब देखें, अगर हम इसमें से इसको ट्वाइस माइनस कर दें, यानी 2 में से 2 को माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया R2 में से आप ट्वाइस ऑफ R1 को माइनस करने का ऑपरेशन करें। अब चेक करते हैं मेरे साथ, यहाँ पे 2 आ गया तो 2 - 2 0, यहाँ पे 2 2 4 आ गया तो ये 3 -4 -1 ये आ गया, ठीक है। और आखिरी में आ जाएं तो 0 वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे आए 4, तो 4 में से इसका ट्वाइस करें 6 हो जाएगा। 4 - 6 से -2 आ गया। रफ वर्क कर लिया करें, अगर डर लग रहा है तो यहाँ पे देखें गलती ना हो, 0 -1 -2 आ गया, क्योंकि सेकंड रॉ में ये एलिमेंट्स आएंगे जब हम ये ऑपरेशन करेंगे। अब नीचे एक 0 था, बचत हो गई ये वाली हमारी टारगेट की। अब हमें इस वाले को 1 बनाना है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, माइनस का साइन बस खराब, तो साइन इन्वर्ट कर दें, यानी अब ये 0 के साथ तो प्लस माइनस लगता नहीं है, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये बचत हो गई क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, सिर्फ माइनस को प्लस करना था, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि इसको और इसको 0 बनाना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट डरते हैं कि सर 2 रॉ में एक साथ ऑपरेशन हम साइमल्टेनियस करें, बिल्कुल करने की इजाज़त है। सामने की तरफ भी लिख सकते हो आप ये ऑपरेशन, और दरमियान में स्टेप के भी लिख सकते हो, यानी सामने ये निशान लगा के कि बाई बाई। और ये ज़रा ख्याल रखिएगा, ये इक्विवेलेंट चल रहा है ऑपरेशन, तो ये वाला इजी इक्वल टू भूल से मत लगा दीजिएगा, 1 नंबर कट जाएगा। ये निशान बहुत ज़रूरी है, जितने भी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपका इजी इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। अब हमें इसको और इसको बनाना है, बोलें 0। अब 0, अब दोनों जगह 2 है तो एक ही जैसा काम करें, क्योंकि 2 - 2 से आ जाएगा 0, जैसे यहाँ पे था। तो बिल्कुल वही सेम काम हो गया कि इस के ट्वाइस को इसमें माइनस कर दें और इसके ट्वाइस को इसमें माइनस कर दें। मैं बताऊँ? ले भाई बता देता हूँ। 2 करें पहले इसको 2, तो 2 1 2, तो 2 - 2 0, ठीक है। नीचे करें इसको 2, तो क्योंकि ट्वाइस तो हम इसको कर रहे हैं ना भाई, R2 को रॉ 2 ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है रॉ। अब ज़्यादा एहतियात यहाँ रखनी है। अब इसका जो है पहले करें ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और इसको R1 में से माइनस कर दें तो कितना आएगा, बोलें आप, बोले ना मैं बोलूँ? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपने इस दोनों को 0 बना दिया, ठीक है, बना दिया, लेकिन इसके सामने वाले एलिमेंट भी तो हैं बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब R1 क्या है, 3 है, 3 में से 2 2 4 माइनस कर दें तो कितना आया, -1, ये आ गया, समझ गए। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है भाई, 2, सही। अब 2 में से इसका 2 2 4 माइनस कर दें, क्या आया, -2, समझे। रफ वर्क कर लें अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है। अब आखिरी टारगेट बचा के इसको हमें बनाना है 1, क्योंकि देखें इसके नीचे वाले दोनों 0 हो गए, इसके ऊपर नीचे वाले दोनों 0 हो गए, और अब इस आखिरी वाले को एक 1 बनाना है। तो अब 1 बनाने का एक ही तरीका है कि -2 को अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो अब इसको हम -1/2 बोल सकते हैं, यानी इसके 0 के अपॉन में 0, 0 के अपॉन में 0, तो यहाँ पे -2/-2 कैंसिल होकर 1 आ गया। अब गौर करें कि ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट टोटल 0 नहीं है, यानी कि इस तरह 0 0 0 आ जाएगा ना, तो ये हम कहेंगे 0 रॉ।
नॉन ज़ीरो रॉज हो गई 1 2 3, तो इसलिए इसका रैंक हो गया 3। अगर फ़र्ज़ करें इस काम के दौरान कोई एक पूरी रॉ ज़ीरो हो जाएगी तो ऊपर वाले सिर्फ 2 में नॉन ज़ीरो बचेंगे तो हम रैंक को 2 बोल देंगे, समझे। तो यह मज़ेदार और अच्छा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज का है ये रैंक का सवाल, और मॉडल पेपर में 2 का 3 है, उससे देख लें। उसके बाद जनाब प्रॉफिट और ये लॉस का सवाल जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल होता है, ये 4.5 में मौजूद है। इसका फॉर्मूला होता था ARN-1। प्रॉफिट बोलेगा तो प्लस बीच में आ जाएगा कॉमन रेशो में, अगर लॉस बोलता तो माइनस आ जाता इस आर के अंदर, ठीक है। अब 4% उसने बोला है और 5 साल के लिए बोला है, तो 4% का मतलब 4/100 हो जाएगा, उसको 1 का मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट वैल्यू है उसमें वो प्रॉफिट या लॉस होगा, सही है। और 5 ईयर का मतलब 5 साल पूरे हो गए तो छठा साल, ये इसमें ज़रा ध्यान रखना, वरना ये गलती एन की होगी, सारा काम ख़राब हो जाएगा। कितना छोटा सा सवाल है, देखें पीछे वाला सवाल भी 4 मार्क्स का कितना लंबा था और दिमाग भी लग रहा था। इसमें मियरली कैलकुलेटर चलेगा और 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं अगर क्लिक करें बारीकी कि 5 ईयर मीन्स 6 ईयर इज़ स्टार्टेड, हैज़ स्टार्टेड, तो इसमें 6, अब फार्मूला लगाएं, कैलकुलेटर चलाएं तो 1.04 की पावर 5, कैलकुलेटर में कहाँ पे होता है सर पावर का बटन, ब्रैकेट ओपन करें 1.04 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, ये 8 और 9 के ऊपर ब्रैकेट का बटन होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ये पावर का फंक्शन होता है, ये नजर आया डब्बा बना हुआ आ गया, इसमें लिख दें वो पावर जो हमें चाहिए, कितनी चाहिए 5 इज इक्वल टू कर दें, आ जाएगा, आ गया भाई 1.216। इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो अब ये ख्याल है कि ये वो रकम आई जो 5 साल के बाद उस शख्स के पास होगी। उसने तो प्रॉफिट पूछा है भाई, 1000 तो उसने इन्वेस्ट किए थे, तो अब इसका मतलब प्रॉफिट इसमें से माइनस करके आएगा कि इस वक्त उसके पास इतने पैसे हैं, ये अमाउंट उसके पास 5 साल बाद है, तो प्रॉफिट तो इतना नहीं है ना भाई, क्योंकि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी, तो माइनस करेंगे तो अब प्रॉफिट उसका नेट आया 216 रुपये 60 पैसे, सही है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 का जो 5.4 का सवाल है वो जो करा हुआ होगा मुमकिन है आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे से सॉल्यूशन साफ़ सुथरा मिल रहा है कि प्रेजेंटेशन क्या दें। ये पार्शियल फ्रैक्शन की जो है सीरीज़ कहलाती है, 5.4 में देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये, जिसमें हम एक फ्रैक्शन को 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, तोड़ते हैं। अब इसकी ट्रिक वही होगी कि पहले देखें k² - 1 है तो ये k का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी a² - b² का मशहूर फार्मूला लग गया a + b a - b। लेकिन अभी फंस गया सवाल, क्यों? क्योंकि इसके अंदर है अगली बारीकी। क्या बारीकी आ गई सर? बारीकी ये आ गई बेटा कि यहाँ पे अपॉन है, लेकिन स्प्लिट कैसे करूँ? स्प्लिट जब तक नहीं करूँगा मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता सम का फार्मूला या उसके ऊपर ये वैल्यू लिमिट। अब इसके लिए एक ट्रिक चलाएंगे हम कि अगर ऊपर एक k अपने पास आ जाए और एक 1 आ जाए, क्योंकि देखें एक k ऊपर कम है और एक 1 कम है, 2 1 चाहिए ना, तो अब इसकी ट्रिक ये होगी कि एक 2 ऊपर ले आऊँ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और एक k को प्लस माइनस कर देते हैं, यानी ये k को प्लस माइनस करवा दें और 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। ये ऑपरेशन अपने दिमाग से लाना है, दिया हुआ नहीं है, ये हमें सोचना है। कैसे सर सोचे ये ट्रिक? ये तो बता दी ना कि देखिए k नज़र नहीं आ रहा है तो लाना है, 1 1 2 नज़र नहीं आ रहे लाने, तो इसलिए 2 2 1 का मतलब 2 हो गया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड काउंटर ऑपरेशन और ऐड सब्ट्रैक्ट काउंटर ऑपरेशन। अब इससे ये सवाल हो गया थ्रू। कैसे सर? k - k तो ऐड सब्ट्रैक्ट से आ गया और 2 मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड ये नीचे लिखा हुआ है, सही है। ये तो लिमिट सवाल की लिखी हुई है, इस 2 को 22 नहीं कर दीजिएगा। अब इससे क्या होगा? इस 2 को 1 + 1 में लिख सकता हूँ मैं, तो ये वाला 1 एक ये रहा और माइनस इसलिए कॉमन लिया कि ये -1 वाली शक्ल भी बने, क्योंकि ये एलसीएम ब्रेक होगा अब नीचे। अब ये देखें, इसको अगर मैं खोल दूँ तो -k ये रहा और माइनस इंटू माइनस +1 तो 1 + 1 2, यानी नो जर्क नो धोखा, यानी इसको रफ पे करके समझ लें कि ये सर ने किया है कि पहले k + 1 -k + 1 और इसमें से माइनस बाहर निकाला तो अंदर का साइन इन्वर्ट हो गया, समझ गए। अब इसको करें एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक ये होता है कि पहली टर्म के साथ अलग आ जाएगा अपॉन, दूसरी टर्म के साथ अलग आ जाएगा अपॉन, आ गया। इसमें से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो लिख दें, लिख दिया। अब ये सवाल है ख़त्म, क्योंकि अब ये 2 to ∞, इसको रीड करेंगे 2 to ∞।
अब के 2 to इन्फिनिटी आप वैल्यू रखते जाएं और काउंटर चलाते जाएं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। बच्चों की तरह इसमें रखें पहले 2, तो 2 - 1 से अपॉन में 1 आया, लिखते नहीं है। 3 रखें, काउंटर एक एक चलाते हैं, यानी 2 3 4। अब जल्दी से 3 रखें, 3 - 1 से 2। 4 रखें तो 4 - 1 से 3। 3-4 दफ़ा लिख के दिखाते हैं, फिर ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये अप टू इन्फिनिटी जाएगी। सही है, क्योंकि इसकी आखिरी हद इन्फिनिटी है। अब इसके आगे बढ़ें, इस वाले हिस्से में रखें, तो अब इसमें जब रखेंगे पहले 2, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, तो 2 + 1 से 3 हो जाएगा। फिर 3 रखें, 3 + 1 से 4 हो जाएगा, 4 + 1 से 5 हो जाएगा। बीच में माइनस है जो हमने एलसीएम ब्रेक किया हुआ है। अब ब्रैकेट खोलते हैं और देखें जादू इस सवाल का, माइनस सारे साइन चेंज कर देता है। ये हुआ 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, 1/4 से 1/4 कैंसिल हुआ, नज़र आ रहा है। 1/5 से 1/5 कैंसिल हुआ, जो बचा 1 + हाफ 3/2, 2 2 = 4। कैसा बेहतरीन आंसर अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में इस तरह का एक और भी है जिसमें अपॉन में 2 टर्म है, इस तरह का 4k² - 1, उसको भी ट्राई बाई और सेल्फ करें, क्योंकि अभी बता चुका हूँ मॉडल पेपर वर्ड टू वर्ड आया ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आइडिया इसलिए है कि जैसा आ सकता है एक्सरसाइज में दूसरा भी एक सवाल है गालिबन इसी के नीचे वाला, वो खोल के आप प्रैक्टिस करें और मुझे रिस्पॉन्स करें कि हाँ सर हमने किया, हो गया। अरे चले क्यों गए, अभी 2-3 सवाल बाकी हैं। वीडियो लंबी इसलिए हो रही है कि तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व ना करूं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये 12.1 का सवाल है, मेरे हिसाब से अनएक्सपेक्टेड है लेकिन कर देता हूं। पहले इस बात को समझें कि ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये होता है ए बी साइन थीटा का या ए बी कॉस थीटा का। इसमें 2 ही तरह के सवाल होंगे, या प्लस के साथ या माइनस के साथ साइन थीटा या कॉस थीटा। टेन कॉस सेक कॉसेक कॉट ये सब नहीं होगा। इसमें जो अकेली गिनती होगी वो ए होगी, और जो किसी साइन कॉस के साथ जुड़ी हुई होगी वो बी होगी साइन के साथ। माइनस है तो माइनस लेंगे बी के साथ, प्लस होता तो बचत हो जाती, प्लस ले लेते। यानी यहाँ पे -12 लिखा है तो बी माइनस हो गया। अब कैपिटल एम का मतलब मैक्सिमा होगा, स्मॉल एम का मतलब मिनिमा होगा। एम मैक्स है और एम स्मॉल जो है वो मिनिमम है। सही है, क्योंकि उसने यही पूछा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएं इस फंक्शन की। अब जल्दी जल्दी करें बच्चों की तरह। 25 और ये बी में मॉडुलस, ये फार्मूला है मैक्सिमम का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला। बी है -12, मॉडुलस या एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, बाहर प्लस था अंदर का भी प्लस आ गया बाहर। 37 इस तरह माइनस करें। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर दीजिएगा, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये माइनस अपनी जगह, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अभी माइनस हो गया 13। ख्याल रहे, ये तो हमने अपॉन को देखा ही नहीं है अभी, सिर्फ प्लस माइनस किया है। अब अपॉन की वजह से ये रेसिप्रोकल होगा, यानी अगर अपॉन के बगैर वाला सवाल होगा तो ये आंसर है। अपॉन वाला सवाल है तो रेसिप्रोकल करके मैक्सिमा मिनिमा आएगा उस गिवन फंक्शन का। इस चीज़ को नोट करें। अब एम डैश और एम स्मॉल डैश हम नाम रखेंगे अपने रिक्वायर्ड फंक्शन, यानी रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस जो हैं, ये रेसिप्रोकल फंक्शंस का जो है सिंबल होगा। समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब इसमें ख्याल है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव आ गई हैं। इसमें ये भी ध्यान रहे, कभी नेगेटिव आएगी तो कैपिटल एम के साथ कैपिटल एम आएगा और स्मॉल एम के साथ स्मॉल एम आएगा। ये देखें, एक पॉजिटिव है दूसरी भी पॉजिटिव है। सही है, अगर ऐसा होता, जैसे फर्ज करें दूसरी माइनस की 13 आ जाती तो ये 0 होता। ऐसी सूरत में आप उसी कैपिटल एम से स्मॉल एम, यानी मैक्सिमा से मैक्सिमा और मिनिमा से मिनिमा निकालेंगे। रटने के नहीं सवाल हैं, ज़रा ध्यान के हैं। क्योंकि अब देखें ज़रा, फ़र्ज़ करें अगर मैं कैपिटल एम के साथ यहाँ कैपिटल एम लिख दूँ, 1/13 आ जाएगा। अपॉन में छोटी गिनती बड़ी होती है, पता है ना ये बात। और यहाँ पे अगर मैं एम के साथ स्मॉल एम लिख देता तो 1/37, 37 बड़ी गिनती है, 37 बड़ी गिनती, जवाब छोटा हो जाएगा। नहीं समझे? ये कह रहा हूँ भाई। 1 को डिवाइड करें 13 से, बताएं क्या आया। SD मोड दबाएं, क्या आया बताएं। नोट कीजिए अपने कॉपी पे, जल्दी से करें। कर लिया? अब 1 को 37 से डिवाइड करें, क्या आया। SD मोड करें, क्या आया। कुछ नोट किया? बाद वाला जवाब छोटा आ रहा है, ये स्मॉलर रिजल्ट दे रहा है और ये लार्जर रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें ये भी चेकिंग भी सर ने सिखा दी कि कभी गड़बड़ होने लगे तो आप यहाँ पे ज़रा एडजस्ट करेंगे, ये देखते हुए कि आपके यहाँ के जो m और m हैं दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे हमेशा a+ रहेगा।
ये सेक्शन सी के 2 सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ, ये देख लें आप जल्दी से। एक सवाल जो उसने वेक्टर्स का दे दिया अनएक्सपेक्टेड थ्योरी जैसा, थ्योरी क्वेश्चन है जिसको हम थ्योरम्स कहते हैं, वरना आमतौर पे स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें सॉल्व करने वाले सवाल आएंगे। वो कह रहा है कि वेक्टर्स के ज़रिए साबित करो कि अगर दो अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल 4 कॉर्नर फिगर होती है और उसकी किस्में होती हैं पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। अब वो यही बोल रहा है कि इस 4 कॉर्नर क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट जो पेयर्स हैं वो कॉन्ग्रेंट और पैरेलल हों, कॉन्ग्रेंट बराबर को कहते हैं और पैरेलल तो आप जानते ही हैं रेल की पटरी को कहते हैं सर जी हाँ भाई, कॉन्ग्रेंट और पैरेलल तो ये एक हकीकत में पैरेललोग्राम है। सॉल्यूशन छोटा है लेकिन दिमाग मांगेगा। देखें पहले एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लेते हैं, डायग्राम फेयर है, बनानी होगी, ड्रॉ करनी होगी इम्तिहान में, सही है, सेक्शन सी का सवाल है। अब इसमें गौर करें तो ये ए बी और डी सी बराबर है, आमने सामने वाले, ये लिख दिया मैंने। यूजिंग वेक्टर बोला है तो एरो का निशान लगाएंगे भाई, आप एरो नहीं लगाएंगे 2 नंबर काट देगा वो, वेक्टर्स का एरो। ए डी जो है वो बी सी, इसमें डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, इसमें यूँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, उल्टा साइक्लिक ऑर्डर नहीं चलाने के, यूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब करेस्पॉन्डेंस देखें, 2 ट्राइंगल बन गए, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करेंगे आप ए से सी तक। अब इसके अंदर एक ये बन गया हमारा ए बी सी नीचे वाला ट्राइंगल, और दूसरा एक ऊपर बन गया सी डी ए ये वाला। अब इसकी करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक के थ्योरम की तरह एक काम करना है, इसमें ए बी है, इसमें सी डी है, इस ट्राइंगल का ए बी, इसका सी डी बराबर, सही, इसको डी सी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, सही। इसका ए डी इसके बी सी के बराबर है क्योंकि ये इसका ट्राइंगल का साइड है, ये इसकी साइड है, और ए सी दोनों की कॉमन दीवार है तो ये दोनों की कॉमन साइड हो गई। तो अब ये 3 जो पोस्टुलेट होते थे मैट्रिक में, याद है तो याद है, नहीं तो रटें, कि साइड 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 पोस्टुलेट, एक ए एस ए होता था, एक एस ए एस होता था और एक एस 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 होता था। अब ये तीनों साइडें बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे दोनों ट्राइंगल, सही है। करेस्पॉन्डेंस में ये डबल हेडेड एरो आएगा और कॉन्ग्रेंट में ये इज इक्वल टू के ऊपर निशान आएगा, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है, सही है भाई। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो उसकी हर चीज़ कॉन्ग्रेंट। अब एक एंगल बन गया हमारा ए सी डी, ये वाला एंगल, तो ये बराबर हो जाएगा इसके बी ए सी, यानी यहाँ से यूँ जाए, यानी दरमियान में जो एंगल बन रहा है सी पर वो बराबर हो जाए बी ए सी जो यहाँ पे बन रहा है दरमियान में ए पर, सही है, ये बराबर हो गया। इसी तरह आप दूसरे पे आ जाएं, दूसरा है डी ए सी ये वाला, जिसमें डबल लाइन लगी हुई है वो आपस में कॉन्ग्रेंट, और जिसमें सिंगल लाइन लगी वो आपस में कॉन्ग्रेंट। तो इसमें आ गया ए सी बी, इसमें नीचे से ऊपर जाएं, इसमें ऊपर से नीचे जाएं, समझ गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट तो साइडें पैरेलल। एक थ्योरम होता था मैट्रिक में इस तरह का, रेल की पटरी को काटा जाता था और फिर यहाँ पे एंगल होते थे, अगर याद आ जाए तो हम कहते थे कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं एंगल तो ये लाइनें हैं आपस में पैरेलल। डू यू रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर दैट, सही है। तो अब यहाँ पे यही हुआ कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट तो लाइनें आपस में पैरेलल, और अगर पैरेलल तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ए बी डी सी पैरेलल हो गई, ए डी बी सी और ए डी और बी सी पैरेलल, ए बी और डी सी पैरेलल, सही है। अगर ये पैरेलल तो पैरेललोग्राम में ये हो सकता है कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हो जाएं। तो यहाँ पे यही साबित करना था कि अगर कॉन्ग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं तो कॉन्ग्रेंट लेके चले, पैरेलल साबित कर गए, तो उसकी बुनियाद पे हकीकत में ये एक पैरेललोग्राम है। मज़ेदार सवाल है, अगर समझ में आ गया तो इम्तिहान में आ जाए तो आप अटैम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सिर्फ ऐसे ही जान नहीं छुड़ाएं और ऐसे ही ईजी ना लें बातों को, समझ गए भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है इन्वर्स निकालने का एक क्वेश्चन है। इन्वर्स, जो लोग गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसको भी प्रैक्टिस में लाएं। इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 3 है मॉडल पेपर का। इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये तय करेंगे, बूझो तो जाने कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो है डायरेक्ट ये निकालना शुरू कर देंगे इसकी रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से, क्या बोले हैं, एचेलॉन, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म।
2 नंबर कट जाएंगे। सबसे पहले ये तय करना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, क्योंकि जो नॉन सिंगुलर होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, MCQs बन जाएगी खाली। समझ गए? 8 मार्क्स का है सेक्शन सी का सवाल, 8 मार्क्स सेक्शन सी। और सेक्शन सी में अब चॉइस भी कम है, ज़रा ख्याल रखें। तो यू कैन नॉट अफोर्ड सेक्शन सी डिज़ास्टर। ये देख लें, टोटल 5 सवाल करने हैं 7 में से सेक्शन सी। और आपने और भी एक चीज़ गौर नहीं की होगी, सेक्शन बी में भी एक पार्ट कम हो गया है। सेक्शन बी में 10 पार्ट करने 14 में से, पहले 15 में से करने थे। लोग गौर कर रहे हैं कुछ, या बस मेरी वीडियो का तस्वीर ले लेके भाग रहे हैं? जो बता रहा हूँ ये कौन बताएगा अगर मैं ये सब ना बताऊँ? हर टीचर की जिम्मेदारी है भाई। तो अच्छा, अब ये ADBC तो आता होगा, जल्दी इससे खोलें डिटरमिनेंट। ये स्टेप करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं ये हम 4 2 8 2 2 4 लिख दें, ये स्टेप करें, फिर उसके बाद उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें। अब देखिए ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ADBC में ध्यान रखिएगा, गलती ना हो। अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स A ओरिजिनल है वो लेफ़्ट पे लिख दें, और उसकी अपेंडिंग मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आप लोग कहते थे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, चैप्टर 2 तो पढ़ लिया ना भाई पूरा। इसको राइट पे लिख दें, यानी A लेफ़्ट पे लिख दें और राइट पे I3 लिख दें। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये I3 होती है। सही है। अब करना ये है रिड्यूस एचिलॉन। यहाँ पे रिड्यूस, ये देखें, अगर गौर से देखें तो ये I3 जो है दरअसल रिड्यूस एचिलॉन है। देखें ना, इसके 1 के बाद सारे 0 हैं, नीचे 1 के दाएं बाएं 0 हैं, यानी कि वो लीडिंग एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे 0। रिड्यूस एचिलॉन है ये। सही है यहाँ तक। अब अगर ये रिड्यूस एचिलॉन है तो इसका मतलब है ये अब इधर लानी है, ये उधर उसके बदले जो आ जाएगी वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये A इंटू A इन्वर्स वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। यानी अब लेफ़्ट पे A है ना, राइट पे जो आएगा वो इन्वर्स हो जाएगा। शर्त लेकिन ये है कि अब लेफ़्ट पे हमारा I आ जाए, ऐसा। अब ये ऑपरेशन करके पहुंच रहे हैं। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, जल्दी जल्दी करें, ये तो आप लोग जानते हैं ना। यहाँ पे हमारा टारगेट है 1, तो नीचे 1 है, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो अब ये सारा नीचे से ऊपर जाएगा, तो बस साइमल्टेनियस 2 जगह काम होगा। यहाँ वाला भी यूँ जाएगा तो यहाँ वाला भी यूँ जाएगा। अब ज़रा देखें, ज़रा ये 1 2 -2 फर्स्ट रो में चला गया, यहाँ का 0 0 1 फर्स्ट रो में चला गया। करेस्पॉन्डिंग दोनों जगह का ऑपरेशन होगा, तो फर्स्ट थर्ड में आ जाएगी दोनों जगह की। यहाँ की देखें 1 0 0 नीचे आ गई, और यहाँ की 2 5 -1 नीचे आ गई रो। बीच वाली अनटच रही, तो ये रो 1 3। और ये ध्यान रहे, ये करेस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन के निशान इज इक्वल टू मत लगा दिएगा, क्योंकि हम इज इक्वल टू के बहुत आदी होते हैं। अब ये 1 3 एक्सचेंज हो गई। आगे बढ़े भाई, आगे ये हुआ कि अब हमारा टारगेट है इन दोनों को 0 बनाना। तो 3 -3 से 0 हो जाएगा। अभी पीछे मैंने जो रैंक वाला कराया वही काम करना है बेटा, आप जल्दी जल्दी कर लें। और 2 -2 से 0 हो जाएगा। सही है। अब यही काम करें तो यानी इस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। तो 3 1 3 -3 0, 3 2 6 4 -6 -2, 3 2 6 माइनस का, ठीक है। तो 2 माइनस ऑफ -6, तो ये हो गया 2 + 6 8, ये रहा। एक भी गलती ना हो। अब यही काम यहाँ पे भी करना है, यही काम यहाँ पे भी करना है ध्यान से, कि पहले रॉ के थ्राइस को, अब ये 0 0 ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि 0 × एनीथिंग 0। सिर्फ अब यहाँ पे ध्यान रखें कि इसका 3 टाइम्स क्या होगा, माइनस का, -3, तो 0 -3 ये आ गया। ठीक है। अब यही काम करें नीचे वाली रॉ में 2 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करवाते जाएँ। अब यहाँ पे 2 1 2 -2 0, 2 2 4 5 -4 1, -2 2 -4, तो -1 -4 जी नहीं -1, उसमें अब साइन चेंज होगा। जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ज़रा ध्यान रखें। ये यानी इसमें हमें रॉ 2 में से, अब रॉ 2 क्या, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसमें माइनस ऑफ -4 करना है। ठीक है, माइनस ऑफ -4, 3 टाइम्स है ना 6, तो ये हो गया भाई 2 + 6 8, आ गया ये 8।
समझे बात। अब यही काम नीचे वाली रो में ट्वाइस करके करना है। अब यहाँ पे 2 2 4, 5 माइनस 4 1, फिर यहाँ पे -2 2 4, अब -4 हुआ तो -4 माइनस प्लस मिलकर हो गया, ऐसे कह रहा हूँ ये -1 माइनस ऑफ -4, तो ये हो गया -1 + 4 3 आया ये। अब यही काम यहाँ पे करें। अब ये आप लोगों ने रिवीजन किया हुआ है तो घर जाके आप करें खुद ही, वरना ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा मैं समझाने रख दिया बच्चे की तरह। अब करना क्या है, ये सिर्फ समझते हैं कि जो काम हम यहाँ पे ऑपरेशन करते जाएंगे टारगेट सेट के, अब यहाँ पे 1 लाना है, फिर उसके ऊपर नीचे वाले 2 को 0 लाना है। सही है एहतियात से, वरना मेरी ये वीडियो जो है आप जाके देख सकते हैं 2.45 की, जिसमें मैंने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज किया, उसके अंदर ये रिड्यूस एचेलॉन बनाने के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उससे प्रैक्टिस आ जाएगी। बस ये टारगेट पता हो। फिर उसके बाद हमें इस तीसरे को 1 बनाना है, यानी नीचे जो आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके ऊपर वाले दोनों को 0 बनाना है, रिड्यूस एचेलॉन, यानी ये चीज़ इधर आ जाए। और फिर उसका जो साइमल्टेनियस ऑपरेशन आप राइट पे, अच्छा ये कॉलन का निशान ध्यान रखिएगा, ये निशान जो चल रहा है ये करेस्पॉन्डेंस है, कि इसके करेस्पॉन्डेंस जो आ रहा है सामने वो हमारा इन्वर्स निकलने जा रहा है। अब इस अपॉन से डरिएगा नहीं, अपॉन में आती जाएंगी वैल्यूज़, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल नहीं होती हैं, तो ये सामने जो आता जाएगा ये हमारा बन जाएगा इन्वर्स। इसका बाकी हिस्सा ये रहा, देखना है तो देख लें। आप देखें यहाँ पे इस 1 के ऊपर 2 0 आ गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑपरेशन होकर आया, अब ये पूरा जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये मंजर बन गया ये I3 और राइट पे आपके आ गया A इन्वर्स, यानी जो यूँ था वो यूँ हो गया इन्वर्स में। अब इसलिए इसका इन्वर्स का आंसर इस प्रेजेंटेशन के साथ लिख देंगे कि ये जो रिजल्ट है ये हमारा इन्वर्स है। और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हुई तो 8 मार्क्स का मामला है, मार्क्स कट जाएंगे। अगर इसमें से काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने 2 मेरे गलत आ रहे हैं, 3 गलत आ रहे हैं, बाकी सही आ रहे हैं, कितने नंबर मिल जाएंगे? तो भाई देखें, इसमें दुकानदारी हिसाब नहीं है कि आधे तक किया है तो 4 मिल जाएंगे, आधे से आगे तक किया तो 5 मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितने स्टेप बाकी हैं आंसर में और एक्यूरेसी फाइनल स्टेप में, उसकी बुनियाद पे नंबर कटते हैं। आधे पौने पे नहीं है कि वज़न रख के स्केल नाप के जो है बता रहे हैं कि आधे तक कर लिया है तो आधे नंबर मिल जाएंगे, शुरू में गलत किया है तो 1 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, समझ गए? तो इसको जो है फंडामेंटल लॉ दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद छुट्टी। फंडामेंटल लॉ का सवाल हमारा आया हुआ है सेक्शन सी में, ये है फंडामेंटल लॉ, इसकी डायग्राम बनेगी पूरी, ये चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 8 है मॉडल पेपर का। पहले ये सर्किल बना है, इसको कहते हैं यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल सर क्या होता है? यूनिट सर्किल वो होता है जिसका रेडियस यूनिट हो, यानी 1 हो। अब ओरिजिनल इसमें पहले एक्सिस तय करें, ये पूरा एक्स एक्सिस है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वाई एक्सिस जो हम बनाते रहे बचपन से, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर ये ओरिजिनल है तो यहाँ पे इसका मतलब है इसका 1 रेडियस है, ठीक है। अब इसके बाद यानी सवाल के 2 हिस्से होंगे, पहले हम ओरिजिनल एक्सिस पे काम करेंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे, यानी इस एक्सिस को हम ये रोटेट करेंगे। मेरे पेंसिल नज़र आ रही है, ये रोटेट किया तो ये अब एक्स एक्सिस यहाँ पर आ गया, यानी इसको यूँ समझेंगे ये पॉइंट P जो है हमने पहले सेलेक्ट जो किया था इनिशियली, वो यहाँ पे इस वक्त था जब हमारा एक्स एक्सिस, ये मेरी पेंसिल है। अब ये चूँकि स्पेस में पॉइंट है तो देखें इसके कोऑर्डिनेट्स में कॉस और साइन आ रहा है, जो हमारा एंगल बन रहा है, नज़र आ रहा है, ये बीटा एंगल है और ये हमारा अल्फ़ा एंगल है, सही है। बीटा और अल्फ़ा ये एंगल्स हैं, ये आपको सही से ड्रॉ करना है कि ये एंगल यहाँ से रोटेशन से पहले का बीटा है और ये पूरा अल्फ़ा है, सही। अब ज़रा जो करेंगे हम वो देखिएगा, ये हम रोटेट करें यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये है कि अब ये पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस उसके ऊपर आ गया हमारा ये। तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट जो होता है वो वाई उसका 0 होता है, तो 1 0 एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे कि डायग्राम गिच पिच हो जाएगी, ओरिजिनल डायग्राम में हम वो वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो बिफोर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या बिफोर शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगी, समझे। लेकिन अगर यहाँ पे 1 0 भी लिख देंगे तो स्टूडेंट भी कंफ्यूज, टीचर भी, कि भाई ये पॉइंट एक वक्त में 2 कैसे हैं? तो एक वक्त में एक दिखाएंगे, दूसरा सॉल्यूशन में जाएगा, प्रूफ के अंदर डिडक्शन ऑफ फॉर्मूले में लिखेंगे नहीं, लेकिन समझ रहे हैं ना ये। और इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो हमारा वाई का है ये रोटेट होने की वजह से माइनस होगा एंगल, क्योंकि उस एंगल बीटा ओरिजिनल में से उतना कम हो जाएगा एंगल, समझे आप। अब ज़रा ये
जो रोटेशन है इसमें ये P पॉइंट बना हमारा। अच्छा, ये वाला लाइन लिखना ज़रूरी है बाकी समझाने के लिए कि R cos बीटा और R sin बीटा आया कैसे। ये आया उससे करली ब्राउन हेयर वाले फॉर्मूले से, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज रेडियस है, रेडियस 1 हो गया। सही है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। रेडियस, रेडियस किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ सर्कल से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कॉस बीटा साइन बीटा आ गया क्योंकि ये एंगल बन रहा है बीटा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेक्टर्स में पढ़ते थे कि अगर यहाँ पे कोई कहता था कि बेटा ये एफ एक्स है तो हम क्या लिखते थे थीटा के लिए? एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। याद आ गया? तो अब देखें यहाँ पे एफ अपॉन में आ जाता था। एफ क्या होता था? हाइपोटेन्यूज यानी रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे आर है वो आर अपॉन में आके 1 हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया पॉइंट निकालने का तरीका, कॉस बीटा साइन बीटा। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है लाइक वाइज, क्योंकि अब ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है, तो अब ये पॉइंट स्पेस में अल्फ़ा के साथ आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये कह रहा हूँ, यानी ये वाली 2 लाइन नहीं लिखें, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सही। अब हमें डिस्टेंस फार्मूले लगाने हैं बारी बारी। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, इसको पक्का करें पहले। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के काम आता है ज्योमेट्री में। अब जैसे ये पॉइंट P हमारा है और ये हमारा पॉइंट Q है, ये निकालेंगे हम। सही है, पहले ही निकालेंगे हम ओरिजिनल PQ और फिर जो रोटेट किया उसके बाद निकालेंगे PQ और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डन। तो ये वर्डिंग भी सही से नोट करें क्योंकि ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है कि P हमारा P कॉस बीटा साइन बीटा और Q कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, यानी Q में से, यानी ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये हमारा x2 हो गया, ये y2। माइनस करें इन दोनों को और स्क्वायर कर दें। अब इन दोनों को माइनस किया स्क्वायर, इन दोनों को माइनस किया स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे नहीं वरना सवाल फैल जाएगा। आगे जाके इसको एक्सपेंड करेंगे जब दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करेंगे, आफ्टर रोटेशन ऑफ ओरिजिन वाले को और बिफोर रोटेशन वाले को। ये बिफोर वाला हो गया। सही है, इसको रोक देंगे इक्वेशन 1 देके क्योंकि हमारे पास अब रोटेशन का स्टेप बाकी है। अब रोटेट करेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो देखें एक्स एक्सिस पासेस थ्रू पॉइंट, क्योंकि ये जो मैं कर रहा था कि ये देखें एक्स एक्सिस उस पॉइंट P पर से गुजर गया, यानी उस पर ओवरलैप हो गया। अब इस सूरत में हमारा यहाँ से ये पॉइंट, यानी कभी कोई यूँ कह दे आपसे कि ये पॉइंट बताओ बेटा क्या है, तो आप कहोगे x0, ऐसे ही है। अब अगर फर्ज करो ये यूनिट सर्किल का यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये हो गया 1,0, समझे? तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया 1 0। लेकिन अब एंगल जो है वो शिफ्ट होकर कम हो जाएगा क्योंकि बीटा में से बीटा कम हो जाएगा, अल्फ़ा में से अल्फ़ा, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमने जितना मूव किया वो ओरिजिनल, इधर अल्फ़ा बड़ा है ना, ये अल्फ़ा लार्जर एंगल है, तो अल्फ़ा में से वो बीटा रोटेट होकर माइनस हो जाएगा। समझे पॉइंट? इसीलिए डॉटेड लाइन ये है कि रोटेशन की कंडीशन नहीं, ये परपेंडिकुलर बेस बनाने के लिए भी है और डिस्टेंस दिखाने के लिए भी है, क्योंकि डिस्टेंस घूम के थोड़ी जाएगा, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा ना बेटा। अब देखें ये एंगल आ गया आपका बीटा में से अल्फ़ा और बीटा में से अल्फ़ा ये कम, क्योंकि अल्फ़ा हमारा बड़ा एंगल है बीटा के मुकाबले में। तो रोटेशन में अल्फ़ा में से बीटा है। यूँ समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करेंगे ये एंगल 210 है, अब यूँ समझ आता हूँ, और ये एंगल फ़र्ज़ करें 60 डिग्री है, तो 210 में से ये 60 घुमा दिया मैंने, तो बताएं क्या हुआ? 150 रह गया। कैसे रह गया? क्योंकि वो माइनस किया, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। अब इसका डिस्टेंस निकालें। अच्छा, न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए डैश भी लगा सकते हैं आप, और नहीं भी आपके ऊपर है, ताकि इससे डिस्टिंग्विश हो जाए। इसको 1 1 बोला है, 2 2, तो इसको 1 डैश 1 डैश और 2 डैश 2 डैश। सही है। अब इसका डिस्टेंस निकालें तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये आ गया। ठीक है। अब 0, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, 0 लिखते नहीं तो एक स्टेप आगे 0 हटा के आ गया, इसको इक्वेशन 2। अब मुझसे पहले भी आप लोग भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। अब इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि ये भी डिस्टेंस PQ है बिफोर द रोटेशन और ये भी डिस्टेंस PQ है आफ्टर द रोटेशन। इक्वेट करेंगे तो हमारा फंडामेंटल लॉ की जो फरमाइश है वो हो जाएगी डन। नहीं समझे? अब देखें, इक्वेलिटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि 2 चीज़ें अगर बराबर तो बराबर, यानी रोटेशन से पहले और बाद के बराबर। अब पीछे पेज पलट के मैं दोबारा दिखाऊं, ये भाई ये पहली इक्वेशन है, ये एक तरफ रख देंगे, ये दूसरी इक्वेशन है, ये एक तरफ रख देंगे, दोनों को आमने सामने रख देंगे। रख दिया आमने सामने। अच्छा, आपके पास पेज में जगह होगी तो यूँ रखिएगा, मैंने ऊपर नीचे इसलिए अभी इज इक्वल टू लिखा है कि यहाँ पे जगह कम है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें ताकि रूट से स्क्वायर कट जाए। रूट से कट के ये बाहर आ गया रूट से, और ये भी रूट से कट के बाहर आ गया ये। सही है। अब चलेगी ट्रिग्नोमेट्री और अलजबरा। क्या चलेगी सर? A स्क्वायर, यानी इस पर A माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएं।
इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। इसमें ध्यान रहे ये पूरा a है और ये b है, तो बहुत एहतियात से a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि बीच में माइनस है। इसी तरह ये काम इस पे करें जल्दी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही काम इस पे करें जल्दी से। इज इक्वल टू आगे ये इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये कोई नहीं रटा करेगा सर यूँ बोल रहे हैं और फिर यूँ बोल रहे हैं, तो भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है बता दो मुझे। मैथ से बराबर बात है ना। इसमें मैंने स्क्वायर वाले को इसलिए शुरू में एक साथ लिखा है ताकि मैं कॉस स्क्वायर वाले को आइडेंटिटी बना सकूँ साइन स्क्वायर के साथ और 1 कर सकूँ, क्योंकि आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम दैट एंगल इज़ 1, इसलिए करीब करके लिख दिया। इसमें हमने अब राइट पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये अकेली टर्म है तो बस इस पर मियरली स्क्वायर आ गया, इस पर फॉर्मूला नहीं लगा, एक टर्म है ना अकेली, ठीक है। इस पर स्क्वायर नहीं लगाइएगा, देखिए सिली मिस्टेक नहीं कीजिएगा भाई। साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, ब्रैकेट अल्फा बीटा पे स्क्वायर नहीं लगा दीजिएगा, एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा के करीब करके लिखें साइन स्क्वायर अल्फा को, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है निशान आपके लिए समझाने के लिए कि इसको करीब करेंगे इसको करीब करेंगे, ताकि स्पेस पे आइडेंटिटी लगती है 1 1, इसके ऊपर करीब करीब किया इन दोनों को, क्योंकि अक्सर लोग इसको रटते हैं साइन स्क्वायर थीटा करके। भाई साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ दैट सेम एंगल इज़ 1, इस बात को पक्का करें। काफ़ी ज़्यादा एक लतीफ़ा सुनाऊँ आपको। एक बच्चे से पूछा किसी टीचर ने कि बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बताओ, तो उस बच्चे ने बोला सर 1 0। और भाई ये एक्स है ये वाई है, एंगल अलग अलग है भाई, ये 30 डिग्री है ये 60 डिग्री है, नन ऑफ दीज आएगा या नॉट इक्वल टू 1 आएगा। समझे कुछ लतीफ़ा, हंसी आई। अब इसमें 1 1 कट गए दोनों तरफ से, जो बचा उसमें -2 ये भी कट गया, जो बचा कुछ समझ में आया। फंडामेंटल लॉ की फरमाइश थी, प्रूव हो गया। सारी गेम है इस डायग्राम की और इसकी रोटेशन की, इस पे काम करें, फीडबैक ज़रूर दें। रमज़ान ख़त्म, ईद शुरू, ईद ख़त्म, पेपर शुरू। दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें और कुछ सवाल जवाब कर लिया करें। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।